हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टीयूईटी पीजी हिंदी प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से और यूजीसी नेट हिंदी परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के ऊपर। हालांकि इसका लेवल जो है सीयूईटी पीजी के लेवल का है, लेकिन यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जैसे कि कथन से संबंधित, प्रकाशन वर्ष से संबंधित या फिर सुमेलित आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। और आपने देखा होगा कि हमने विश्लेषण किया था कि यूजीसी नेट की परीक्षा में कहाँ से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और उनकी संख्या कितनी है। तो कथन से संबंधित लगभग 5 सवाल पूछे जाते हैं, प्रकाशन वर्ष से संबंधित 10 सवाल, सुमेलित से संबंधित 10 सवाल। तो लगभग इस प्रैक्टिस सेट में यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी 25 के आसपास में सवाल उनके लिए लाभदायक होंगे। बाकी सीयूईटी पीजी के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है ही, और जो विद्यार्थी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन के तौर पर इस प्रैक्टिस सेट को देखा जा सकता है। और मैं बार बार आप सभी से ये भी आग्रह करता हूं कि थंबनेल पर मत जाइए, अपने लिए इसको पढ़िए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चीजों को आप समझ रहे होंगे। चलते हैं सीधे, हम बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहला प्रश्न पूछा गया है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है। ध्यान रखना आपको कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है, हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। 4 रचनाओं का नाम दिया गया है। सही जवाब आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा। जो भी विद्यार्थी रिवीजन के तौर पर देख रहे होंगे या फिर तैयारी कर रहे होंगे उनके दिमाग में आंसर आ गया होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेम सागर, जो कि लल्लू लाल की रचना है। और ये वही लल्लू लाल है जिनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है। खड़ी बोली शब्द का यानी खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले जिस पुस्तक में हुआ उसका नाम था प्रेम सागर। हालांकि अगर कविता के दृष्टिकोण से देखें तो खड़ी बोली का प्रयोग आपको अमीर खुसरो के यहाँ भी दिखाई पड़ता है, लेकिन उन्होंने इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। यहाँ पर जो खड़ी बोली शब्द है इसको लेकर ये प्रश्न बनाया गया है, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि प्रेम सागर में इसका उल्लेख किया गया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया। ऑप्शन दिया गया अष्टम, सप्तम, नवम, दसम। तो विकल्प आप देख रहे हैं पूरा संस्कृत में दिया गया है और सवाल पूछा गया कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के तौर पर रखा गया है, और संविधान में कुछ भाषाओं को जिनकी संख्या 22 है उनको मान्यता मिली हुई है। तो कौन सी अनुसूची है हमें बताना है। आप लोगों ने बातों ही बातों में इसके सही जवाब को बता दिया। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, अष्टम सूची। यानी कि कई जगह पे आप देखेंगे इसको 8वीं अनुसूची लिखा रहता है, तो ये वही है। ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। श्री भगवद गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत, रामायण। ठीक है। तो 4 ग्रंथ दिए गए हैं। जैसे ही पुष्टि मार्ग नाम आया होगा आपके दिमाग में कुछ और तथ्य आए होंगे कि इसका संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड है, और जो बल्लभाचार्य हैं, विठलनाथ हैं, उनसे भी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। और कई बार पुष्टि मार्ग का अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि क्या होता है। ठीक है। पोषक यानी कि पोषण से इसका अर्थ जुड़ा हुआ है। तो आधार ग्रंथ कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीमद् भागवत पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है।
ऑप्शन दिया गया है चंद्रवरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत, जगनीक। और आप लोगों ने वन लाइनर किताबों में पढ़कर इस पूरे तथ्य को याद कर लिया होगा कि अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। विद्यापति को इसके अतिरिक्त मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कारण ये है, उनकी जो रचना है पदावली, उसको उन्होंने मैथिली भाषा में लिखा। अभिनव जयदेव क्यों कहा गया है? क्योंकि संस्कृत के कवि रहे हैं जयदेव, जिन्होंने की गीत गोविंद नाम से एक रचना की और जिसमें राधा कृष्ण का उन्होंने वर्णन किया हुआ। ठीक है, इसी के आधार पर विद्यापति को यह माना गया कि जयदेव का प्रभाव इनके ऊपर दिखाई पड़ता है। राधा कृष्ण के विषय वस्तु को भी इन्होंने पदावली में रखा हुआ, इसलिए ये अभिनव जयदेव हैं। यहाँ पर शब्द प्रयोग हो सकता था आधुनिक जयदेव, तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती। अभिनव मतलब नया, मतलब नया जयदेव। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि महादेवी वर्मा के बारे में बातें की जा रही हैं। तो कुछ कुछ वही है, बस उपाधियां अलग अलग शब्दों से दी जाती हैं। उम्मीद है कि ये चीज बैठ गई होगी। मैं इसलिए इस पर डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप चीजों को तो याद करते हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे तो फिर आपको जीवन भर चीजें याद होंगी और आप जब अपने टीचिंग लाइन में जाएंगे तो वहां पर इसका उपयोग करेंगे। चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, भाषा विज्ञान से रिलेटेड पूछा गया है कि चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? यानी कि चक्र मतलब चक्का, इसका चक्का, चक्र का मतलब हो गया पहिया, वैसे हम लोग बोलते हैं, और उसको उसका एक तरीके से तद्भव रूप आप देख रहे हैं कि चक्का हो गया, लेकिन ये परिवर्तन हुआ है। इसी परिवर्तन को हमें बताना है कि जब चक्र का चक्का हो गया तो किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है विषमीकरण, समीकरण, विपर्य, आगम। तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों के दिमाग में तुरंत आने लगा होगा और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, समीकरण। समीकरण का मतलब है कि किसी शब्द की निकटता या समीपस्थता। ठीक है, जैसे चक्र है तो इसका क्या हो गया? चक्का। तो इसमें समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसमें और कुछ दिए गए हैं, जैसे मैं विषमीकरण का उदाहरण दूं तो आपने कई जगह पे पढ़ा होगा, जैसे कंकड़ शब्द है, जब इसको हम कंगन बोलते हैं तो ये क्या हो गया? विषमीकरण हो गया। इसी तरीके से विपर्य का उदाहरण अगर मैं बताऊं तो कुछ का कई बार हम लोग बोल देते हैं कछु। ठीक है, या फिर कई बार आप देखते होंगे लोग मेहनत को मेनहत बोल देते हैं। कई जगहों पर शब्दों का इधर उधर बल्कि वर्णों का हेर फेर हो जाता है, तो ये क्या हो गया? विपर्य हो गया। आगम, जब किसी शब्द के पहले कोई और वर्ण आके लग जाता है, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं स्कूल, ठीक है, लेकिन इसको खींच कर भी बोला जाता है स्कूल। आज हमें स्कूल जाना है, लेकिन क्या होता है? स्कूल होता है। ठीक है, इसी तरीके से स्नान शब्द है तो इसको हम बोल देते हैं स्नान, तो ये क्या हो गया? आगम हो गया। तो ये कुछ उदाहरण है जिसको कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इस प्रश्न के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आपको समीकरण, आगम, विषमीकरण और विपर्य ये चारों समझ में आ गया होगा, क्योंकि परीक्षा है इस बार समीकरण से सवाल आ गया, आगे किससे आ जाए वो आपके इस ज्ञान के ऊपर निर्भर करेगा कि आप उसको सही कर पाएंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया है ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ग्रीम नियम, ठीक है, जैसे न्यूटन का नियम है वैसे ही भाषा के संदर्भ में ग्रीम ने एक नियम दिया। पूछा गया कि कहां से रिलेटेड थे? ऑप्शन दिया गया जर्मन, फ्रेंच, रूसी, हिंदी। तो ग्रीम नियम का जो संबंध है वो है ऑप्शन ए, जर्मन। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कई बार तो ग्रीम नियमों की संख्या भी पूछ दिया जाता है, तो इसकी संख्या हो गई 8। तो 8 ग्रीम नियम माने गए हैं और ये इसका संबंध किस भाषा से है? वो है जर्मन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो ये एक तरीके से देखा जाए ऑप्शन के आधार पर मीराबाई, रसखान, सूरदास, तुलसीदास। तो कई विद्यार्थियों को लगेगा कि
कृष्ण की तावली तुलसीदास की रचना नहीं होगी। अब रस खान, मीराबाई, सूरदास किसी में से हो सकती है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो तुलसीदास है। आप लोगों ने भी लगाकर आप बैठे होंगे कि अब अगले क्वेश्चन की बारी है। कृष्ण की तावली की चर्चा जब मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में तुलसीदास के ऊपर कर रहा था, तो वहां पर बताया गया कि जब तुलसीदास सूरदास से मिलने के लिए मथुरा गए हुए थे, तो वहां पर उनसे प्रभावित होकर उन्होंने कृष्ण गीतावली नाम से एक रचना की हुई। ठीक है, तो इस प्रसंग को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, जिससे कि तुरंत आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं कि कृष्ण गीतावली जो है वो तुलसीदास की। बाकी सारी चीजें आप अपने मन में जरूर रखे होंगे। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन दिया गया है चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास, नंददास। तो जैसे ही पंक्तियों का नाम आपने सुना, इस पंक्ति का नाम सुना, आपके दिमाग में तुरंत आ गया सही जवाब कि कुंभन दास है। कुंभन दास, जिनको कि अकबर एक बार फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किए थे, और उनके आमंत्रण को इन्होंने एक तरीके से इनकार कर दिया, और इन्होंने कह दिया कि आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, हमें सीकरी रहने की जरूरत नहीं है। एक जमाना था जो आज दिल्ली की जगह है, यानी कि दिल्ली का जो महत्व है, उस जमाने में सीकरी का महत्व था। ठीक है, तो कुंभन दास एक तरीके से राजधानी का में रहने का उन्होंने फैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने को भक्ति में ही लीन रखने का प्रयास किया। और बाकी जितने नाम यहाँ पर दिए गए हैं सब अष्ट छाप से रिलेटेड हैं। अब मुझे ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौन किसका शिष्य है, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बहुत ही गंभीर और सीरियस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। मेरे संकेत को ही आदेश मानकर अपने लिए सारी चीजों को वो तैयार कर लेते हैं। आपके दिमाग में सभी कवियों के गुरु छप गए होंगे, और मुझे ये बताते हुए काफी अच्छा भी लग रहा है कि ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, ये किसी तलवार की धार पर चलने से कम नहीं है। थोड़ा सा भी हम दाएं बाएं होते हैं तो आंसर दूसरा हो जाता है, और कई बार सही आंसर बताने के प्रयास में हम गलत आंसर पे टिक कर देते हैं। और कुछ विद्यार्थी काकचेष्टा बको ध्यानम के नजरिए से बैठे रहते हैं, वो बार बार कमेंट्स कर कर बताते हैं कि फला आंसर आपने गलत बता दिया है, जिससे कि हजारों बच्चों का नुकसान हो रहा है। जबकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, अब इसमें मैं संशोधन कर नहीं सकता हूँ, तो कमेंट्स बॉक्स में मैं त्रुटि सुधार कर देता हूँ। बाकी जो गंभीर विद्यार्थी हैं वो भी कमेंट्स कर कर सही उत्तर बता देते हैं, तो एक बार कमेंट्स आप लोग जरूर देखिए। बाकी इसी तरीके से आपको आंख बंद करके किसी भी टीचर के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। सही और गलत दोनों को आपको देखना है, तभी आपको आनंद आएगा। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। कभी भी बुरा नहीं मानता हूँ कि कोई कमेंट्स करके बता रहा है तो मेरे ज्ञान पे सवाल उठा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें अलग होती हैं, और जो ऑप्शनल चीजें होती हैं वो विकल्पी एमसीक्यू आधारित होती हैं, वो अलग होती हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे बात करें। तो अगला प्रश्न भी पंक्ति से ही रिलेटेड है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? भूषण, मतिराम, देव, बिहारी। ये चार ऑप्शन दिए गए। इन ऑप्शन के आधार पर आपके दिमाग में तुरंत, ये ऐसी पंक्ति है कि खूब पूछी जाती है परीक्षा में, आप इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर सकते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, मतिराम। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे, बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो हम अलंकार पर तो बात करेंगे, इसके पहले आपके दिमाग में ये चीज जरूर आ गई होगी कि ये पंक्तियां किसकी हैं। तुरंत आपके दिमाग में आ गई होंगी बिहारी लाल की ये पंक्तियां हैं। और अभी हाल ही में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में बिहारी लाल के बारे में पढ़ा था, और उसमें यह भी पढ़ा था कि बिहारी कई जगहों पर जब अलंकार की बात करते हैं तो असंगत और विरोधाभास, इसको लेकर पाठकों में भी दिक्कत हो जाती है कि इसमें असंगत अलंकार है कि विरोधाभास है। और वहां पर इसका उदाहरण उन्होंने दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो देखिए इसमें अलंकार कौन सा है? तंत्रीनाद कवित रस, सरस राग रतिरंग में ऑप्शन दिया गया है उपमा,
विरोधाभास, दृष्टांत, रूपक। तो देखिए असंगत तो दिया नहीं है इसमें ऑप्शन में, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, विरोधाभास। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हेम किरीटिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिऔध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी। तो हिम किरीटनी, हिम तरिंगिनी, इन सारी रचनाओं को आप बिल्कुल याद करके बैठे होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। अब आप कमेंट्स कर कर बताइए कि हिम करीटिनी को क्या कोई पुरस्कार भी मिला है? अगर मिला है तो कौन सा पुरस्कार मिला है, आप एक बार जरूर कमेंट्स कीजिए। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, कहानी। कछुआ धर्म आप कई जगह यूजी और पीजी की कक्षाओं में इसको पढ़े होंगे। जब मैं बीएचयू में बीए कर रहा था तो वहां से मुझे कछुआ धर्म पढ़ने का मौका मिला था, जो कि गुलेरी द्वारा लिखा गया निबंध है। कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो क्या हो गया सही जवाब ऑप्शन सी, निबंध विधा के अंतर्गत ये रचना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि ए लड़की किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया और कृष्णा सोबती। तो आप देख रहे हैं कि ए लड़की किसकी रचना है? आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, ये कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई रचना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? देखिए प्रश्न में ही बता दिया गया कि जो चॉकलेट है ये उपन्यास विधा में है, तो यहां से इस चीज को आप अपने मन में बैठा लीजिए। अब पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया? चतुर्सेन शास्त्री, पंडित पांडे, पांडे देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, इला चंद जोशी। तो चॉकलेट जो है सही जवाब आप लोगों के दिमाग में आ गया, ऑप्शन बी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार। शकुंतला की अंगूठी, ऑप्शन दिया गया है सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर श्रोत्री, शंकर शेष। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? यानी कि शकुंतला की जो अंगूठी है ये नाटक है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो ये ऐसी पंक्ति है कि खूब परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। और आपके दिमाग में आने लगा होगा कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब इसका आप लोगों ने दिया, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से ये पंक्ति उठाई गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में गीत योजना पाई जाती है। ठीक है, अगर आप रिसर्च करना चाहें, हालांकि रिसर्च हो चुका है इस पे, लेकिन आप गीत योजना को बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये गीत गाता कौन है? देवसेना इसको गाती है। तो देखिए आपके सिलेबस में भी लगा यूजीसी नेट के, तो यहां से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया है? ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, ठीक है, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रश्न को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सारिका पत्रिका का जो संबंध रहा है वो कमलेश्वर से ही रहा है। बाकी जितने भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पर नहीं के स्थान पर आना चाहिए था कि किया है, किसने किया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, कमलेश्वर। ठीक है, और जब आप नई कहानी आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां पर सारिका पत्रिका का काफी इंपॉर्टेंट रोल दिखाई पड़ता है। चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन दिया गया लखनऊ, पुणे, दिल्ली, वर्धा। तो सहयोग की बात है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस चैनल से, इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। और ये इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी का प्रतिनिधित्व
एक तरीके से करता है विश्वविद्यालय के तौर पर। और यहाँ पर जितनी सामग्री है इससे जुड़ा हुआ एक वेबसाइट है, ठीक है, हिंदी साहित्य डॉट कॉम, हिंदी समय डॉट कॉम है बल्कि, ठीक है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए क्योंकि आपके काम में आ सकता है। और यहाँ पर आपको हिंदी में बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगर कोई वर्धा विश्वविद्यालय से विद्यार्थी इसके बारे में एक्स्ट्रा और कुछ बताना चाहता है तो कमेंट्स कर जरूर बता सकते हैं, स्वागत है। अगला प्रश्न है, कथन पर आधारित है। पूछा गया है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंदलाल वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो विकल्प दिए गए हैं काफी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। तो इसको ध्यान में रखिए। नामवर सिंह ने एक किताब जरूर लिखी है, वाद विवाद संवाद, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं और उनको लगे कि कहीं नामवर सिंह तो नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया है, लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार, प्रकृति, भाव प्रवणता, अलंकार योजना। लॉन्जाइनस का जो सिद्धांत है, उदात्त का सिद्धांत, इसमें 5 तत्वों की चर्चा उन्होंने की है। उसमें प्रमुख स्रोत के तौर पर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भाव प्रवणता, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्थापना और तर्क पर आधारित प्रश्नों के ऊपर, जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में बहुत ही अहम रोल निभाता है। क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 21, उसमें स्थापना है, साहित्य की साधना निरिवल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। तर्क दिया गया है, साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है, ठीक है। तो अब हमें इसमें बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय कि कई बार वो प्रश्न पढ़ते समय ही आपको पॉजिटिव नजर आएंगे, ठीक है। स्थापना भी पॉजिटिव नजर आएगी, तर्क भी पॉजिटिव नजर आएगा। तो इसका सही जवाब भी पॉजिटिव होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही है। यानी साहित्य की साधना निरिवल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। वो कहीं की भी आप साहित्य पढ़ें, चाहे रशियन साहित्य पढ़ें, चाहे अंग्रेजी के साहित्य को पढ़ें, चाहे फ्रेंच पढ़ें, चाहे हिंदी पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, सब में क्या है, एक तरीके से विश्व बंधुत्व की ही बात की गई, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि संत न छाड़े संतई कोटिक मिले असन, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। स्थापना दी गई कि संत जो होता है अपने संतई नहीं छोड़ता है, भले उसके संपर्क में बहुत सारे कुसंगति वाले लोग मिले, अलग अलग चरित्र के लोग मिले, ठीक वैसे ही जैसे चंदन के पेड़ में जो सांप है लिपटा रहता है, फिर भी चंदन की जो खास विशेषता है, उसका जो गुण है वो नहीं छोड़ता है। तर्क दिया गया, दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर बताया जा रहा है कि कितना भी संतों को हम दूसरे तरफ मूव करें या फिर उनका ध्यान भंग करें, फिर भी वो उनका ध्यान भंग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने कितनी भी बाधाएं आए, आपको कोई कितना भी डिस्टर्ब करे, डाइवर्ट करे, फिर भी आप समय निकाल कर, पता चला कि सारे लोग सो रहे हैं तो 2 से 4 बजे सुबह तक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर 1 से 3 तक पढ़ रहे हैं रात में, ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। मैंने कई ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जो खूब दोस्ती भी निभाते हैं और दोस्तों को इसका आभास भी नहीं होता है कि ये विद्यार्थी पढ़ता भी है, ठीक है। दोस्तों को लगता है कि हम लोग इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, ये अब अपने लक्ष्य से भटक गया, बाद में पता चला कि वो उसको कवर कर लिया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो तर्क दिया गया है इसमें ए सही है, ठीक है, और आर क्या है, गलत है। यानी कि दुष्टों की संगत में संतों का स्वभाव बदल जाता है, ये बात गलत है। अगर संत नहीं बदलना चाहता है तो उसको कोई भी नहीं बदल पाएगा, ठीक है।
चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, स्थापना दी गई है, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सद्गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के बिन रहत हीन को हीन। इसी तरीके से मिलती जुलती एक पंक्ति है कि निज भाषा उन्नति है, ठीक है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये कोशु, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। और यहाँ पर देखिए उसी से भाव साम्यता रखती हुई एक पंक्ति है। अब यहाँ पर तर्क दिया गया कि अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। ऊपर है कि अंग्रेजी पढ़ के जदप सद्गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। नीचे की पंक्ति है कि आप सब कुछ पढ़ लिए, अंग्रेजी में पढ़कर आप काफी टैलेंटेड हो गए, प्रतिभावान हो गए, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अपनी भाषा का ज्ञान नहीं रखेंगे तो आप कहीं भी अपमानित हो सकते हैं या फिर हीन भावना से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, तो तर्क दिया गया कि अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। क्या ये सही है? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब है कि ये सही है कि अंग्रेजी भी पढ़िए और अपने निज भाषा ज्ञान को भी ध्यान में रखिए। ये तो सही हो गया, ठीक। और आर आर क्या हो गया, इसमें गलत हो गया। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया चौथा ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। देखिए व्यवहारिक रूप में तो यही माना जाता है कि सम्मान तो जरूर मिलता है, लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप में देखें, स्थापना और तर्क को ध्यान में रखें, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, स्थापना दी गई है कि भाषा संस्कृति की संवाहक होती है, भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये दोनों कथन दिए गए हैं, स्थापना और तर्क, दोनों में कहीं ना कहीं सकारात्मकता है, ठीक है, पॉजिटिव है। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सही है। ए और आर दोनों सही है। भाषा संस्कृति की संवाहक होती है, यानी कि उसको आगे बढ़ाने वाली होती है, और भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। इस तरीके से दोनों क्या है, सही है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, स्थापना दिया गया कि दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। तर्क दिया गया, सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि स्थापना में कहा जा रहा है कि दलित की पीड़ा को दलित व्यक्ति या दलित लेखक ही ठीक से प्रस्तुत कर सकता है। कारण यह है कि संवेदना व्यक्त करना और उस चीज को भोगना, दोनों में क्या है, अंतर, ठीक है। क्योंकि जो सहानुभूति है वो सांत्वना संवेदना दे सकती है, लेकिन उस दर्द को महसूस करना वही महसूस कर सकता है जो उस पीड़ा को झेला। तो इस तरीके से ये दोनों कथन क्या है, सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों क्या है, सही है। इसीलिए आप देख रहे होंगे जब दलित विमर्श आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रेमचंद ने भी कई ऐसी कहानियां उपन्यास लिखे जिसमें कि दलित समस्या को, दलित वर्ग को केंद्र में रखा गया, लेकिन इनको गैर दलित माना गया लेखकों में, और काफी सवाल भी उठाया गया संवेदना और स्वानुभूति सहानुभूति के स्तर पर। बाद में ओम प्रकाश वाल्मीकि इत्यादि आए, ठीक है। तो उन लोगों ने अपना एक सौंदर्य शास्त्र गढ़ा है जिसका कि अध्ययन आप लोगों ने किया भी होगा, बाकी रिवीजन करना है। तो ये तो हो गया कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न। अब प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से देखिए सवाल आने लगे, जो कि यूजीसी नेट के पेपर में और सीयूईटी के पेपर में और जितने भी वर्तमान समय में परीक्षाएं हो रही हैं सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। पूछा गया कि कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। पत्रिकाओं का नाम दिया गया है मतवाला, कल्पना, सारिका, पहल, ठीक है। तो अब इसके लिए या तो आपको ये मालूम हो कि फला पत्रिका किस युग में निकलती थी, ठीक है, इसके संपादक कौन थे, उसके आधार पर आप अनुमान से लगा सकते हैं, या तो फिर आपको पूरा फैक्ट पता हो कि कौन पत्रिका कब निकलती थी। तो यहाँ पर मतवाला पत्रिका जो कि 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इसका संबंध निराला से रहा है, और हालांकि संबंध ही रहा है, संपादक कोई और था,
मैंने संकेत कर दिया, आप जरूर जाकर खोजिए। कल्पना, जो कि सन 1949 में प्रकाशित होती थी। कहानी से रिलेटेड ये पत्रिका थी, हैदराबाद से निकलती थी। बद्री विशाल पित्ती इसके संपादक थे। अभी कुछ देर पहले हमने सारिका पर बातचीत किया, जो कि कमलेश्वर से जुड़ी हुई है। 1970 में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, ये भी नई कहानी आंदोलन से जुड़ी थी। पहल पत्रिका, जिसका प्रकाशन 1973 ईस्वी के आसपास में ज्ञान रंजन द्वारा किया जाता रहा, जो कि भोपाल या जबलपुर से निकलती थी। ठीक है, तो ये पत्रिकाएं, खासतौर से यहाँ पर सही अनुक्रम पूछा जा रहा था, तो इसको ध्यान में आपको रखना है कि पहले मतवाला है, फिर कल्पना है, फिर सारिका है, फिर पहल। पहल जबलपुर से निकलती थी, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। तो चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे और बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से ये पूछा गया, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? त्यागपत्र, सुखदा, परख, सुनीता। चारों रचनाओं को देखने के बाद तुरंत एक लेखक का नाम आपके दिमाग में आ गया होगा, तुरंत आ गया होगा। अगर आया होगा तभी मानकर चलिए कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है, नहीं तो आप घर में बैठे ऊपर के फर्श को देख रहे हैं, पंखे को देख रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं, तो फिर आपको और सीटिंग प्लान बढ़ानी पड़ेगी। खैर, आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा, बहुत कठिन सवाल नहीं था ये। अब प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले परख आपके दिमाग में आ गया होगा कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद सुनीता 1934 में, त्यागपत्र जिसको कि आपने जरूर पढ़ा होगा 1937 में, और सुखदा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। और सभी उपन्यास हैं, सभी उपन्यास हैं, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? ठीक है, तो इसमें इतिहासकारों का नाम दिया गया है चार। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, इन लोगों का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए नाम आएगा मिश्र बंधु का। 1913 में इन्होंने लिखा इतिहास। कौन सा लिखा है आपके दिमाग में छप गया होगा। रामचंद्र शुक्ल 1929 में, राम कुमार वर्मा 1938 में। एक प्रैक्टिस सेट में मैंने गलती से 1936 बता दिया है, कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया भी था, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा 1940 में। तो ये रहा सही क्रम, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो नाटकों का नाम दिया गया है, चार नाटक हैं, संयुक्ता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। तो अब हमें इनका अनुक्रम बताना है प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से। तो संयोगिता स्वयंवर, जिसका प्रकाशन हुआ 1886 ईस्वी में, किसका यह नाटक है आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा। उन्हीं का नाटक है जिनका कि हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। तो एक तरीके से आपका दिमाग थोड़ा सा जरूर वहां तक पहुंच गया होगा। चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1931 ईस्वी में, सिंदूर की होली 1934 में, आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा है, अन्य पाठ्यक्रमों में भी है। और कोणार्क का प्रकाशन हो गया 1951 में। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कैसे हम प्रकाशन वर्ष को याद रखें। देखिए, याद रखने का यही ट्रिक है कि जहां भी आप रचनाओं को देखिए उनके सामने एक बार जरूर उनका प्रकाशन वर्ष लिख दीजिए। 10 बार लिखेंगे चीजें बैठ जाएंगी। और रात में सोते समय एक बार आप डिसाइड कर लीजिए, या तो आदिकाल से आप चीजों को शुरू करिए, या भक्ति काल से शुरू करिए, रीति काल से, आधुनिक काल। मान लीजिए आधुनिक काल से शुरू करते हैं तो 1800 ईस्वी से शुरू करिए और सीधे आइए 2023 तक। जितनी भी आपको रचनाओं का प्रकाशन वर्ष, जो भी चीजें याद हो रही हैं, आप 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक, या फिर जितना आपका दिमाग काम करे उतना याद करिए, रोज बैठ के याद करिए। एक अनुभव मैं आपको बताऊंगा। जब मुझे बीए का एंट्रेंस देना था, तो मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट इतिहास था उस जमाने में। तो मैं ईसा पूर्व से शुरू करता था, और सन 2005 में मुझे एंट्रेंस देना था, तो 2005 तक मैं आता था हमेशा। और आपको विश्वास नहीं होगा, उसी समय 2005 में ही संकट मोचन और बनारस में बम विस्फोट हुआ था। तो वो डेट भी मैं याद कर लिया था कि किस तारीख को हुआ था। ठीक है, तो जब आप चीजों को बार बार
रिवाइज करेंगे, अपने मन में बैठाएंगे, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको याद ना हो। चलिए, बीच बीच में अनुभव बताना पड़ जाता है क्योंकि आपको मोटिवेट भी करना है। मैं तो चाहता तो तुरंत फटफट फटफट बता देता, लेकिन फटफटाने से कोई चीज होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। पूछा गया कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका मतलब है कि नीचे जितने भी विकल्प दिए गए हैं सब कहानियां हैं, यही सच है। रोज, उसने कहा था कफन, ये कहानियां दी गई हैं। अब इसमें हो सकता है कि कुछ कहानियों का प्रकाशन वर्ष आपको पता हो और कुछ कहानियों का प्रकाशन वर्ष नहीं पता हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आप इनके लेखकों के समय के हिसाब से भी इसको बता सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर लगाकर बैठे होंगे और सही जवाब है ऑप्शन सी, जिसे उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई, गुलेरी जी की है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जबरदस्त तरीके की कहानी है। ठीक है, कफन 1936 में इसका प्रकाशन हुआ, प्रेमचंद की आखिरी कहानी मानी जाती है। रोज, जिसका कि दूसरा नाम गैंग्रीन है, अज्ञे की कहानी है। यही सच है, मन्नू भंडारी की कहानी है और इस पे एक फिल्म भी बनी। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा लिए कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत इस पर डिस्कशन डिस्कशन नहीं करते तो भी इसका आंसर आप अच्छे से लगा लेते, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस सेट के साथ चीजों को समझ भी रहे हैं। चलते आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है। तो जब आप देखेंगे विकल्प को तो आपको लगेगा कि किसी एक रचनाकार का पूरा यहाँ पर आत्मकथा, एक रचनाकार के आत्मकथा को रख लिया गया है। बसेरे से दूर, नीर का निर्माण फिर से, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, आगे आपके दिमाग में अब आपने याद भी किया होगा कि कौन सा अंश पहले लिखा है, कौन सा बाद में। वैसे एक सवाल और पूछा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है कितने भागों में। तो 4 भागों में बटी हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4। सबसे पहला जो इसका भाग है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, सन 1969 ईस्वी में। फिर है नीड़ का निर्माण, फिर ये 1970 में, मतलब लगातार लिख रहे थे। बसेरे से दूर, फिर इसके बाद वो 8 साल क्या किए, आराम किए 1978। फिर इसके बाद वो फिर आराम किए लगभग 7 साल, 10 द्वार से सोपान तक, यानी कि 1985 ईस्वी। तो आप देख रहे हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं के बाद तुरंत नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये इसका सही अनुक्रम हो गया। प्रकाशन वर्षों को भी ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। अब जब आप काव्य कृति नीचे देख रहे हैं तो अलग अलग रचनाकारों की काव्य कृति है, अनामिका, पल्लव, भारत भारती, दीपशिखा। जैसे मैंने नाम लिया आपके दिमाग में सारी चीजें छप गई होंगी। अब सही अनुक्रम क्या बताना है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आप लोगों ने तुरंत पकड़ भी लिया होगा, सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत भारती 1912, पल्लव 1928, कुछ किताबों में 1926 भी दिया है। तो आप जरूर इसको ध्यान में रखें, बहुत इन दोनों वर्षों को लेकर आपको टेंशन में नहीं आना है, ध्यान में रखना है बस। अनामिका, अनामिका जो यहाँ पर नाम दिया गया है ये दूसरे संस्करण को ध्यान में रखकर दिया गया है। हालांकि अन्य जगहों पर आपने पढ़ा होगा कि 1923 में भी अनामिका का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और दीपशिखा हो गई 1942। जैसे अगर मान लीजिए मैं अनामिका को पहले रखूं तो फिर भारत भारती यहाँ काम गड़बड़ा देगा, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। दीपशिखा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है और बाकी ऑप्शन गलत है। इस तरीके से सी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और क्यों है पूरा मैंने प्रकाशन वर्ष लिखकर आपको बता दिया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी का नया मूल्यांकन। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी रचनाएं ये खास एक ट्रेंड पे लिखी गई हैं। बहुत कम जगह आपको इस तरीके से बताने वाला आपको कोई मिलेगा। ये रचनाएं उस पर बेस हैं कि एक जमाना था जब ये मुकाबला चल रहा था कि देव बड़े हैं कि बिहारी बड़े हैं। इसी विवाद में इन सारी रचनाओं का जन्म हुआ। जितनी भी रचनाएं यहाँ पर लगी हुई हैं सब इसी में है कि देव बड़े थे कि बिहारी थे।
बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तो हिंदी नवरत्न में जैसे कि 9 कवियों की चर्चा की गई है और इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा 1910 ईस्वी में रहा। तो इसको तो आप ध्यान में रखिए, कई बार वन लाइनर में आ जाता है। बाकी देव और बिहारी आप देख रहे हैं कि दोनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष तो इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके आलोचक का नाम या लेखक का नाम जरूर पूछ लिया जाता है। वो है कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, और तीसरी रचना है बिहारी और देव। इसके लेखक हैं लाला भगवान दीन। तो जैसे मुझे याद करना पड़ता था, तो मैं ये याद कर रहा था कि जिसमें कृष्ण बिहारी लगा हुआ है उसमें बिहारी लास्ट में, और जिसमें दीन लगा हुआ है उसमें देव लास्ट में। तो मैं ऐसे इन रचनाओं को याद करता था। बिहारी का नया मूल्यांकन ये हो गया बच्चन सिंह का। पहला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, क्योंकि मिश्र बंधु सबसे पुराने हैं, फिर उसके बाद कृष्ण बिहारी मिश्र, फिर लाला भगवान दीन आसपास के ही हैं, आगे पीछे की रचना है, और बच्चन सिंह सबसे नए। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ दिए गए रस गंगाधर, काव्य अलंकार सूत्र, ध्वन्यालोक, काव्य अलंकार। तो थोड़ा बहुत आप अगर भारतीय काव्य शास्त्र पढ़े होंगे, तुरंत आपके दिमाग में सही जवाब आना शुरू हो गया होगा, और बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। काव्य अलंकार, आपके दिमाग में तुरंत इसके लेखक का नाम आ गया होगा, आचार्य का नाम। काव्य अलंकार सूत्र, ठीक है, इसका भी नाम आ गया होगा। कई जगह सूत्र वृत्ति भी लिखा रहता है। ध्वन्यालोक, इनका भी नाम आ गया। रस गंगाधर, जगन्नाथ। तो इस तरीके से आप सही जवाब बता दिए कि ऑप्शन बी है। बाकी आप देख रहे हैं कि क्योंकि आप देखेंगे कि इन लोगों का समय भी पूछ दिया जाता है, जैसे कि इनका 6ठी शताब्दी के आसपास में है, इनका 7वां 8वां 8वीं के आसपास में है, इनका 9वीं 10वीं के आसपास में है, 17वीं के आसपास में है जगन्नाथ का। तो इस तरीके से भी आपको बताना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। नई कविता के प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद का पतन। तो यहाँ पर विकल्प आप देख रहे हैं कि चारों विकल्पों में घुमा फिरा कर यही सारी रचनाएं दी गई हैं। अब हमें सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही जवाब छायावाद का पतन 1948 में इसका प्रकाशन हुआ था। कौन लिखा है आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, देवराज। फिर कामायनी एक पुनर्विचार, आप देख रहे हैं 1961 मुक्तिबोध। नई कविता के प्रतिमा 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों नाम आप देख रहे हैं कि मिलता जुलता है। आप लोगों ने अंतर कर भी लिया होगा, एक के हैं लक्ष्मीकांत वर्मा और एक के हैं नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमा, इसका प्रकाशन 1968 के आसपास में हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो विकल्प यहाँ दिया गया है, इसमें पेपर सेट करने वाले ने बहुत थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन नियरेस्ट उत्तर आप देख रहे हैं कि सी होगा। ठीक है ना, सी। यहाँ पर इन रचनाओं को मान लीजिए कामायनी एक पुनर्विचार अगर तीसरे नंबर पर आ जाती तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, बाकी सारे प्रकाशन वर्षों को आप ध्यान में रख लीजिए। सी के अतिरिक्त और कोई ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है जो कि सही होने की स्थिति में हो। तो कुछ प्रश्न आपके परीक्षाओं में इस टाइप से भी आ जाते हैं, इसलिए नहीं घबराना है। अगला प्रश्न है पूछा गया कौन सा युग्म संगत है। युग्म दिया गया है दुखवा मैं कासे कहूं मोरी सजनी, ताई, सुदर्शन, 11 वर्ष का समय, प्रसाद, रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां। आपने सब देख लिया, तुरंत आपके दिमाग में आया होगा कि संगत बताना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां। ये वही इंशाअल्लाह खां है जिनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से भी रहा है। 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये गलत हो गया। ताई, जो कि विश्वंभर नाथ शर्मा नाम से, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक इनका बड़ा नाम है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, इन्होंने लिखा। और दुखवा में कासे कहूं मोरी सजनी, ये लिखा चतुर सेन शास्त्री ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बाकी आपके दिमाग में आ ही गई होंगी। जिन बच्चों के दिमाग में ये सारी बातें आ गई होंगी, मानकर चलिए कि उनका प्रिपरेशन बहुत ठीक दिशा में चल रहा है।
और जो बच्चे लड़खड़ा रहे हैं उनको सीटिंग प्लान उनको बनाना पड़ेगा, आराम से बैठकर। सीटिंग प्लान का मतलब कि अब सारी चीजों को छोड़कर बैठकर आपको 2-3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित पर आधारित है। पूछा गया है यहाँ पर, एक तरफ उपन्यासों का नाम दिया गया है, दिल्ली का दलाल, गुनाहों का देवता, अंतराल, भूले बिसरे चित्र। तो इन सभी को आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये क्या है, उपन्यास है। दूसरी तरफ लेखकों का नाम दिया गया, मोहन राकेश, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, धर्मवीर भारती। तो मान लीजिए ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले जो आंसर आता है वही आपको मिलाना है। मान लीजिए मुझे आ गया गुनाहों का देवता, तो बी का 5 हो गया। दिल्ली का दलाल, मुझे आ रहा है कि ये उग्र जी हैं, तो इसको मैंने कर दिया। ठीक है, इसके बाद भूले बिसरे चित्र मुझे आ रहा है भगवती चरण वर्मा। ठीक, तीसरा हो गया अंतराल, मोहन राकेश, ये हो गया पहला। तो आप देख रहे हैं कि 4-5-1-3, 4-5-1-3 हम नीचे देखेंगे किसका है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया, 4-5-1-3। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर जो कि सुमेलित पर ही आधारित है। यहाँ पर अब काव्य पंक्तियां दी गई और रचनाकारों का नाम दिया गया है। पूछा गया कि धूप सा तन दीप सी मैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता, स्नेह निर्झर बह गया, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। अब ये पंक्तियां किसकी हैं? इधर कवियों का नाम दिया गया, निराला, पंत, नरेंद्र शर्मा, महादेवी प्रसाद। तो आपको ठीक वही फॉर्मूला अपनाना है, जो सबसे पहले आए उसको मिला लीजिए। मान लीजिए मुझे आ रहा है कि मधु गुनगुनाकर कह जाता, ये प्रसाद का है, तो आप देख रहे हैं भी हो गया, मतलब पांचवा हो गया। स्नेह निर्झर बह गया, निराला का हो गया, यानी कि पहला। इसके बाद है धूप सा तन दीप सी में। कई बार आप देखेंगे कि जो महादेवी वर्मा है इनकी रचनाओं में दीपक बहुत बार आता है। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाता है कि दीपक और बादल इनके प्रिय प्रतीक है। तो ये हो गया आईवी, यानी कि चौथा। और डी है हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, ये हो गया पंथ। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 4-5-1-2 होना चाहिए, 4-5-1-2, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। इसी तरीके से आपको मिलान करना है और जो भी पंक्ति आपको नई दिखाई पड़ रही है, आपके लिए पहली बार दिखी है, तो इसको अपने कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत न हो। यही सब रिपीट होकर प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है पत्रिकाओं से संबंधित और उनके संपादकों से संबंधित। एक तरफ पत्रिकाओं का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ संपादक का नाम है, बाला बोधनी, हंस, प्रतीक, कल्पना। जैसे ही मैंने इन पत्रिकाओं का नाम लिया आपके दिमाग में इसके संपादकों का नाम आ गया होगा। बाला बोधनी, तुरंत आपके दिमाग में आया होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर ईयर याद आ जाए तो और बेहतर है। हंस मैंने बोला, तुरंत आपके दिमाग में आ गया प्रेमचंद। प्रतीक मैंने बोला तो आपके दिमाग में आ गया अज्ञे। कल्पना मैंने बोला तो आपके दिमाग में आ गया बद्री विशाल पित्ती, जैसा कि मैंने बताया। मान लीजिए प्रतीक का नहीं आ रहा है तो इसको आप खोजिए। ठीक है, बाकियों का आपको प्रकाशन वर्ष भी याद हो गया, कौन कहां से प्रकाशित होती है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठी, धीरे धीरे बैठ रही होंगी। अब हमें यहाँ पर मिलान कर लेते हैं कि बाला बोधनी का हमने बताया तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 5। 3-1-4-5। अब हम मिलान करते हैं, 3-1-4-5। ठीक है, बता दिए। या फिर अगर आप जल्दीबाजी में बहुत इस क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो तुरंत आप देखेंगे कि बाला बोधनी ए का 3 है, तो तुरंत मिला के आप बैठ भी सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जल्दीबाजी में आंसर गलत भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि मैं भी प्रैक्टिस सेट कराता हूँ तो गलत हो जाता है। तो फिर मैं विद्यार्थियों की बात क्या कर सकता हूँ? तो जो कुछ ट्रिक है, समय लेकर, आपके पास पर्याप्त समय होता है, इधर उधर ताकने झांकने के समय को अगर आप निकाल दें तो अपने क्वेश्चन पेपर पर ज्यादा आप कंसंट्रेट रहेंगे तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अब अगला प्रश्न आ गया, सुमेलित कीजिए। फिर से रचनाएं दी गई हैं, मृगावती, मधुमालती, आखिरी कलाम, अनुराग बासुरी। तो जैसे मैंने इन रचनाओं का नाम लिया आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये सूफी काव्य
से रिलेटेड है। मृगावती मैंने कहा तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि ये कुतबन हो गया। मधुमालती मैंने कहा तो ये मंझन हो गया। इसके बाद आखिरी कलाम मैंने कहा तो जैसी हो गया, ठीक है। और अनुराग बांसुरी कहा तो नूर मोहम्मद हो गए। तो इस तरीके से आप ऑप्शन मिला सकते हैं 4 3 2 5, 4 3 2 5। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। बाकी सारी चीजें आप जानते हैं कि आखिरी कलाम में किस चीज का वर्णन किया गया है, ठीक है। कयामत का वर्णन आपने पढ़ा था जब मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टिकोण से मलिक मोहम्मद जैसी को पढ़ा रहा था, तो वहां पर आपने देखा नूर मोहम्मद जो कि हिंदी में लिखने के कारण उलाहना के पात्र बने हुए थे। और मैंने एक सवाल पूछा था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया भी था कि इन्होंने दोहा के साथ दोहा के स्थान पे बरवे का प्रयोग किया था, ठीक है। ये नूर मोहम्मद की एक खास पहचान रही है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, जो कि भाषा विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न आ गया। बोलियां दी गई हैं और बोलियों के क्षेत्र दिए गए हैं। तो मैं बोलियों को पढ़ता हूँ। बांगरू, भोजपुरी, कुमायनी, खड़ी बोली। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे मैं बांगरू बोला तो आपके दिमाग में तुरंत तो ये एरिया आ गया रोहतक का, जो कि हरियाणा। बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। सारी चीजें आप जानते हैं, बस आपको रिवीजन करना है। भोजपुरी को छपरा, आई भी मतलब छपरा हो गया भोजपुरी, जहां से मैं इस चीज को प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि मैं रहने वाला हूँ भोजपुरी ही बेल्ट का, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। और जब से मैं बता दिया हूँ, कुछ विद्यार्थी ज्यादा मुझे धमकी देना शुरू कर दिए कि यहाँ पर मैं आ भी सकता हूँ। तो आने की बिल्कुल जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला रहा हूँ। हाँ, अगर मिलने की इच्छा होगी तो आपका स्वागत है। कुमायूनी आप देख रहे हैं तो ये हो गया अल्मोड़ा। खड़ी बोली मेरठ। तो एक तरीके से आप जो विकल्प मिला रहे हैं होगा 5 4 3 2, 5 4 3 2। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया एक तरफ रचनाओं का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ लेखिकाओं का नाम दिया गया है, ठीक है। अब हमें बताना है। मैं रचनाओं को पढ़ता हूं और जैसे ही पढ़ूंगा आप अपने दिमाग में लेखिकाओं का नाम जरूर लाइए। आपका बंटी, 55 खंभे, लाल दीवारें, आवा, बेघर। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे आ रहा है ममता कालिया, सॉरी, आपका बंटी हो गई मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी, एक का 2 हो गया। इसके बाद 55 खंभे लाल दीवारें, उषा प्रियमवदा। आवा, चित्रा मुदगल। और बेघर हो गई ममता कालिया। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा 2 1 4 3। अब हम देखते हैं 2 1 4 3 किस में आ रहा है। 2 1 4 3 आ रहा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। यानी कि कृष्णा सोबती की कोई रचना इसमें नहीं लगी है। तो कई विद्यार्थी इसको फार्मूला के आधार पर भी याद करते हैं कि बेघर हो गई ममता कालिया, आपका बंटी मनु भंडारी, 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रेमवदा, आवा चित्रा मुदगल। आपका बंटी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा है, तो इसकी सारी कथा वस्तु से आप लोग परिचित ही होंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, जो कि काव्य पंक्तियों पर आधारित है। पूछा गया कि दोनों ओर प्रेम पलता है, किस इसके रचनाकार कौन है। धिक जो जीवन पाता ही आया विरोध, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं। आप देखेंगे इसमें से कुछ ऐसी काव्य पंक्तियां जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी प्रैक्टिस से थंबनेल के ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। समय निकालकर आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए लाभदायक ही होगा, ठीक है। देखिए, दोनों ओर प्रेम पलता है, ये साकेत से पंक्तियां ली गई हैं और ये है मैथिली शरण को। धिक जो जीवन धिक जीवन जो पाया पाता ही आया विरोधी हो गया निराला, आप लोग भली भांति जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हो गई ये तीसरा नंबर पे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये किसका हो गया, तुलसीदास का। और मैं आप सभी से एक प्रश्न यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन सा अलंकार है। बहुत बार पूछा जाता रहा है, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई में अलंकार कौन सा है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, ये हो गया महादेवी वर्मा। तो इसका जो यहाँ पर बन रहा है कॉम्बिनेशन,
कि 4 3 2 5, 4 3 2 5। एक तरीके से ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, बाकी पंक्तियों को ध्यान में रखिए, जो नई पंक्ति होगी उसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है जो कि काव्य शास्त्र से रिलेटेड है, सुमेलित करना है। शब्दार्थो सहितौ काव्यम, आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन है। तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, ये भी आ गया होगा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये भी आ गया होगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये भी आ गया होगा। मिलाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन प्रश्न है तो इसका हमें सम्मान करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम। शब्दार्थो सहितो काव्यम भाम, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा, ये हो गए मम्मट। रमणीयार्थ प्रतिपादक, ये हो गए जगन्नाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये हो गए विश्वनाथ। तो एक तरीके से देख लेते हैं। ए का 3 हो गया, बी का 2, सी का हो गया आपका 4 5 और डी का हो गया आपका 2। 1 मिनट, यहाँ पर बी का 1 होगा और डी का 2, मतलब कि 3 1 4 2। हम देखते हैं 3 1 4 2, 3 1 5 2, बल्कि 3 1 5 2 यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, 3 1 5 2, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जो कि मिलाने वाला ही है, सुमेलित कीजिए। विरेचन सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, रूपवाद, विखंडनवाद। तो जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में सारे इसके संस्थापकों का नाम आ ही गया होगा। विरेचन सिद्धांत हो गया आपका अरस्तु, ए का 3। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत लगातार प्रैक्टिस सेट में आ रहा है, ये हो गए इलियट, कई बार इनको टीएस इलियट भी लिख दिया जाता है, ये हो गए वी। रूपवाद, रूपवाद का संबंध हो गया रूसो से। इसके बाद विखंडनवाद हो गया देरिदा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 3 5 4 ए, 3 5 4 ए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से हमने सीयूईटी पीजी हिंदी और यूजीसी नेट के परीक्षा पैटर्न के दृष्टिकोण से अलग अलग ढंग के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। देखने में ये सभी प्रश्न 45 थे, लेकिन अगर आप इसको बैठ कर गिनेंगे तो 100 प्रश्न से कम नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।